हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के असेसमेंट फॉर लर्निंग में, और भी कई सब्जेक्ट्स में है। तो जिस भी सब्जेक्ट में है ब्लूम टैक्सोनॉमी तो सेम ही है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं क्या होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी बेंजामिन ब्लूम ने, और इनके कुछ साथी थे, कोलैबोरेटर थे, जिन्होंने इस मॉडल पे या टैक्सोनॉमी पे साथ में काम किया था। वो थे मैक्स एंगलहार्ट, डेविड क्रैथहॉल। क्रैथहॉल बहुत फेमस हैं क्योंकि इन्होंने अफेक्टिव डोमेन पे ज़्यादा काम किया था, ठीक है। एडवर्ड फर्स्ट थे, वॉल्टर हील थे। तो इन सभी ने मिलकर एक फ्रेमवर्क या ढांचा तैयार किया कि किस तरह से हम एजुकेशनल गोल्स को, जो भी हमारे शैक्षणिक उद्देश्य है ना, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको 1956 में इस टाइटल के साथ पब्लिश किया, जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी को कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। और जब से ये पब्लिश हुई है तब से हम इसको केजी क्लास से लेके, मतलब किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक, और हायर एजुकेशन में या इवन जहाँ पे भी लर्निंग होती है वहाँ पे हम इस मॉडल को अप्लाई करते हैं या ब्लूम टैक्सोनॉमी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी रिवाइज हुई थी 2001 में। तो अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो बहुत अच्छे से सुनते रहना और स्लाइड्स भी देखते रहना, ठीक है। चलो, तो ये थी ओरिजिनल टैक्सोनॉमी जो कि 1956 में आई थी। ये बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन पे ही ज़्यादा बात होती है इनकी, लेकिन हम लोग सभी डोमेन्स पढ़ेंगे इसमें। तो कॉग्निटिव डोमेन में ये सभी चीज़ें दी थी इन्होंने, 6 कैटेगरीज दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि नॉलेज होती है पहले, फिर उसको कंप्रेहेंड किया जाता है, फिर एप्लीकेशन होती है, उसका एनालिसिस होता है, फिर सिंथेसिस होती है, फिर इवेल्युएशन होता है। तो ये है पुरानी टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन की, जिसमें ये 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है। बेसिकली नॉलेज में क्या है, इसमें हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को, प्रायर नॉलेज को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, और नई नॉलेज के साथ उसको लिंकअप करते हैं, देन उसको कंप्रहेंड करते हैं। कंप्रहेंड का मतलब होता है समझना, इंटरप्रेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है मटेरियल की, मतलब जो भी मटेरियल है और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना, कंप्रहेंड करना, उसका मतलब निकालना, ठीक है। और मतलब कैसे निकालेंगे, जब हमें प्रीवियस नॉलेज भी होगी साथ में, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, अब आते हैं एप्लीकेशन स्टेप पे। तो जो भी हमें नॉलेज हुई है, जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको सर्टेन सिचुएशंस में यूज करते हैं। यह है अप्लाई करना, मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। देन है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई है, जो भी हमें उससे ज्ञान मिला है, हम उन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उनका रिलेशनशिप समझते हैं, और ज़्यादा उसको टुकड़ों में तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टुकड़ों में तोड़ के समझने का मतलब है कि उसको अलग अलग जगह पे अप्लाई करके देखते हैं कि उसका क्या रिलेशन है, कैसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अच्छे से विश्लेषण करना जो भी हमने सीखा है। चलो, ये स्टेप हो गया। देन आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है क्रिएटिंग। सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक साथ मिलाएंगे, सभी एलिमेंट्स को एक साथ मिलाएंगे और एक नया आइडिया बनाएंगे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब नॉलेज थी, फिर उसको समझा, फिर उसको अप्लाई करके देखा, फिर उसको और अच्छे से एनालाइज किया कि भाई सभी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, नहीं कर रही। देन हम सीखी हुई चीज़ों को नई चीज़ों पे ट्राई करेंगे, नया आइडिया बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये स्टेप हो गया। देन आते हैं इवेल्युएशन पे, मूल्यांकन पे। तो इवेल्युएशन में क्या होता है, मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें हम चीज़ों को जज करते हैं, वैल्यू करते हैं कि जो भी हमने सब कुछ सीखा है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो फिर हम उसको फिर सीख जाएंगे, फिर नई नई जगह पे अप्लाई करना या यूज करना स्टार्ट कर देंगे, और वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन में, हमारे संज्ञान में जगह बना लेगा, ठीक है। तो ये थी ओरिजिनल टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन है। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाए, कोई चीज़ समझाए, तो बच्चों की इन सब तीनों डोमेन्स को अफेक्ट करना, उन पे प्रभाव डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, मतलब संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र, मतलब माइंड से रिलेटेड है ये। देन है अफेक्टिव डोमेन, मतलब भावनात्मक कार्यक्षेत्र या संवेदनात्मक कार्यक्षेत्र, मतलब फीलिंग्स एंड इमोशंस भी अफेक्ट होने चाहिए। देन है साइकोमोटर डोमेन या मनोप्रेरणा कार्यक्षेत्र,
ठीक है, ये तीनों डोमेन अफेक्ट होने चाहिए, तभी लर्निंग सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि ये क्या है, एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग हो जाएगा। मतलब हमने चीजों को समझा, इमोशंस भी हैं उसमें, फीलिंग्स भी है, और उसको हमने करके भी देखा। तो जब ऐसी टीचिंग होती है तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। इसीलिए हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हैं तीनों डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र, ये डिपेंड करता है ब्रेन से। इसमें पहला लेवल है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये अब नई टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है ये। देन है अफेक्टिव डोमेन, मतलब भावनात्मक कार्य क्षेत्र या फीलिंग या इमोशन के साथ, हमारे हार्ट के साथ। इसमें क्या है, पहला स्टेप रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। ये अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन है साइकोमोटर डोमेन, मतलब जो भी हम एक्शन करते हैं, मनोप्रेरणा कार्य क्षेत्र। तो इसमें चीजों को पहले परसेप्शन किया जाता है, देखा जाता है, उसकी नकल की जाती है, इमिडिएट किया जाता है, मैनिपुलेट करते हैं, फिर उसमें प्रिसीजन लाते हैं, फिर उसका आर्टिकुलेशन होता है, उसको शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। क्लियर इन द सेंस वो प्रोसेस हम बार बार करते हैं तो एरर कम हो जाते हैं। देन है नेचुरलाइजेशन, वो चीजें हमें नेचुरली आ जाती है और एक ब्रेन मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये है इनके तीन डोमेन जो कि टीचिंग के दौरान अफेक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी अच्छे से लर्निंग होगी। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको। चलो रिवाइज टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से डोमेन पढ़ते हैं जो दो बची हैं। चलो रिवाइज टैक्सोनॉमी में क्या हुआ, ये 2001 में आई थी। इस पे काम किया था, काम स्टार्ट हो गया था 1990 से। इस टीम को लेड किया था, जो भी इसके लीडर थे वो थे लॉरेन एंडरसन। ठीक है, ये ब्लूम के ही फॉर्मर स्टूडेंट थे। और इनकी टीम में कौन कौन था, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, करिकुलम डिजाइनर थे, टेस्टिंग एंड असेसमेंट स्पेशलिस्ट थे, इंस्ट्रक्शनल रिसर्चर थे, जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को 2001 में पब्लिश किया। और इसका टाइटल क्या था, ए टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, ये इस पे काम तो स्टार्ट हो गया था 1990 में, लेकिन किसी भी रिसर्च में जब वो ज़्यादा बड़ी होती है, जब ज़्यादा बहुत मेजर टॉपिक होता है, तो इस पे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 6 साल तक काम हुआ इसको पब्लिश करने से पहले। और ये पब्लिश इसलिए हुई ताकि जो भी फ्यूचर के नीड्स हैं या लर्निंग डिमांड है उसको पूरा किया जा सके और उसको अच्छे से फॉलो किया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो भी 6 कैटेगरीज थी उनको नाउन की जगह हमने वर्ब कर दिया। ठीक है, मतलब जो भी संज्ञा थी उनको क्रिया कर दी। और इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ब चार्ट भी प्रेजेंट किया गया कि नॉलेज को चेक करना है तो इस तरह के क्वेश्चनिंग पूछो या इस तरह से प्रेजेंट करो, रिमेम्बरिंग करना है तो इस तरह की क्वेश्चनिंग पूछो, अंडरस्टैंड करना है तो इस तरह की क्वेश्चनिंग करो। मतलब उसमें अलग अलग वर्ब्स दिए गए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो बेसिकली हुआ क्या था, ये ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है 1956 में। नॉलेज को कर दिया रिमेम्बरिंग, कंप्रहेंशन यहाँ पे हो गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे अप्लाइंग। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे वर्ब में चेंज हो गए। एनालिसिस हो गया यहाँ पे एनालाइजिंग, सिंथेसिस जो था और इवेल्युएशन जो था, तो इवेल्युएटिंग आ गया यहाँ पे, सेकंड लास्ट स्टेप हो गया। और जो सिंथेसिस या क्रिएटिंग था वो चला गया सबसे ऊपर पार्ट पे। ठीक है, तो ये थी ओल्ड टैक्सोनॉमी और ये है न्यू रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, बेसिकली हम कॉग्निटिव डोमेन को ज्यादा पढ़ते हैं तो ये कॉग्निटिव डोमेन की है। चलो अब ये नई ब्लूम टैक्सोनॉमी या रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग में बेसिकली होता क्या है, हम जो भी बेसिक फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसको रिकॉल करते हैं, उसको याद करते हैं। इसमें किस तरह की वर्ब हैं, इसमें वर्ब ऐसे पूछी जाती हैं कि डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोरीज, रिपीट। तो इससे किसी भी बच्चे की जो नॉलेज है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में क्या है, एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, कि किस तरह से बच्चे ने समझा है और बच्चों को किस तरह से एसेस किया जा सकता है। तो बच्चों से इस तरह की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि डिस्क्राइब, क्लासीफाई, एक्सप्लेन, रिकग्नाइज। तो बच्चों की हमें अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी कि किस तरह से बच्चे ने पर्टिकुलर चीज को कंप्रहेंड किया है, समझा है। ठीक है, देन है अप्लाइंग। तो इसमें क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो नई सिचुएशन में कैसे यूज कर सकता है बच्चा। तो किस तरह के वर्ब या किस तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है कि यूज द फॉलोइंग इन दिस, कैरी आउट द प्रोसेस इन दिस सेटिंग,
execute the formula, execute the theory, that kind of thing. Interpret, implement the theory on this new situation. ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है. देन है एनालाइजिंग, विश्लेषण. तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं उनको कनेक्ट करते हैं हमारी नॉलेज के साथ. ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चनिंग कर सकता है टीचर. ऑर्गेनाइज एंड डिफ्रेंशिएट, रिलेट, एग्जामिन. और भी बहुत ज़्यादा हैं तो, लेकिन सबको हम नहीं पढ़ सकते यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. देन है इवेल्युएटिंग स्टेप पे क्या है, जस्टिफाई. तो इसमें टीचर कैसे पूछ सकते हैं, कैसे पढ़ा सकता है कि डिफेंड, मेक, जज, क्रिटिक. तो इसमें क्या होता है, इवेल्युएट करता है. इवेल्युएट का मतलब मूल्यांकन, की जो भी सब पढ़ा है भाई वो जस्टिफाई है या नहीं है, ठीक है या नहीं है. ठीक है तो टीचर पूछेगा डिफेंड करो, नहीं है तो फिर उसके लिए एग्जाम्पल दो. देन है क्रिएटिंग या सिंथेसिस. तो इसमें क्या है, प्रोड्यूस ओरिजिनल वर्क. जो भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेस पे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं या नहीं, कोई नई हाइपोथेसिस या परिकल्पना कर सकते हैं या नहीं. तो इसमें किस तरह की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि डिजाइन, डेवलप, कंस्ट्रक्ट न्यू वर्क, दैट काइंड ऑफ थिंग. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलो अब रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में क्या हुआ ना, नॉलेज के लिए एक बिल्कुल नया ग्रुप बना दिया. जो भी 6 कॉग्निटिव प्रोसेसेस थी ना, कैटेगरी थी, तो नॉलेज को सबसे नीचे रख दिया गया. देखो ये 6 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो नॉलेज को इन्होंने क्या किया कि नॉलेज तो भाई सबसे बेसिक चीज है, तो नॉलेज को इन्होंने सबसे नीचे रख दिया. मैं यही बताना चाहता हूं कि जो भी 6 कॉग्निटिव डोमेन की कैटेगरीज हैं उसके नीचे नॉलेज को रख दिया कि नॉलेज तो भाई सबसे जरूरी चीज है. नॉलेज के लिए इन्होंने अलग से टैक्सोनॉमी दे दी कि किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए. इन्होंने कहा कि फैक्चुअल नॉलेज या तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, तथ्य पता होने चाहिए, फैक्ट्स पता होने चाहिए. मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल्स, एलिमेंट्स पता होने चाहिए. जब ये चीज़ें पता होंगी तभी तो रिमेम्बरिंग वाला स्टेप आएगा, है ना. आई होप अब क्लियर हो रहा है आपको. चलो देन आते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कब होती है, हमें कॉन्सेप्ट या वैचारिक ज्ञान कब क्लियर होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में उसकी क्लासिफिकेशन जानते हैं, उसको कैसे कैटेगराइज करना है, उसकी थ्योरी के बारे में पता है हमें, उसके सिद्धांत के बारे में पता है, कौन सा मॉडल कैसे काम करता है और उसका जनरलाइजेशन पता है, तब हमें कहा जाता है कि हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. ठीक है. देन आता है प्रोसीजरल नॉलेज या प्रक्रियात्मक ज्ञान की किस तरह से प्रक्रिया होती है, किस तरह से प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है. तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड ये तकनीक है, और मेथड्स हैं कि कौन सी चीज़ें स्टेप वाइज मैनर में होती हैं, मतलब एक प्रोसीजर में होती हैं, जैसे कि नाम में ही इंडिकेट करता है. ठीक है. और कि कोई वर्क आना, कोई काम आना एक प्रोसीजर के जरिए. तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि डिफाइन दिस इन फॉलोइंग मैनर या डिफाइन इन स्टेप वाइज मैनर. ठीक है. तो हम बच्चे की प्रोसीजरल नॉलेज को चेक कर सकते हैं यहाँ पे. चलो देन है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज. तो मेटाकॉग्निटिव का रिलेशन होता है हमारी सेल्फ नॉलेज से, कि किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम अपने आप के लिए अवेयर हैं, कैसे हम अपने आप के ही संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज. जैसे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट है ना बीएड में, वो बेसिकली किससे डील करता है, वो डील करता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ. तो आई होप अब क्लियर है टॉपिक. चलो देन आते हैं अफेक्टिव डोमेन या फीलिंग्स या इमोशन जिसमें आते हैं. तो इसमें पहला स्टेप है रिसीविंग, कोई चीज़ प्राप्त करना, रिसीव करना. तो ये पहला लेवल है, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल है. इसमें क्या होता है, जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी फीलिंग होती है, हम उसको इन्फॉर्मेशन के जरिए रिसीव करते हैं. और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब रिसीविंग ही नहीं होगी तो बच्चा चीज़ें कैसे सीखेगा. तो इसमें बेसिकली क्या आता है, चीज़ों को सुनना, मतलब किसी को सुनना इन्फॉर्मेशन के लिए, मूवीज़ देखना या कोई चीज़ देखना या सुनना, ये सभी चीज़ें आते हैं रिसीविंग में, प्राप्त करने में. देन आता है रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्ड का मतलब है जवाब देना, रिएक्ट करना, जो भी स्टिमुलस मिल रहे हैं. तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट रिएक्ट करता है. कन्वर्सेशन, इसका एग्जाम्पल हो सकता है डिस्कशन, या जब कोई टीचर सवाल पूछे. देन है वैल्यूइंग. वैल्यूइंग का मतलब यहाँ पे मूल्य,
कि जो भी चीज़ें हमने पर्टिकुलर चीज़ें सीखी हैं उसका वर्थ है या नहीं है, उसका एक्सप्रेशन जरूरी है या नहीं है, ठीक है। और हम फिर सभी चीज़ों के साथ वर्थ को या उसके मूल्य को, उसकी कीमत को किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी बिहेवियर के साथ, किसी इंफॉर्मेशन के साथ, जानकारी के साथ लिंक करते हैं, ठीक है, कि उसकी वैल्यू है या नहीं है। चलो देन हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है, कौन सी चीज़ कम जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सभी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारे वैल्यूज, और इनको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते हैं। तो इसको आप स्कीमा के तौर पे देख सकते हो कि जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है ना, उसमें हम नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं और उसका संयोजन करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि गेम खेलना या स्टडी करना, तो बच्चा सोचेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फ्रेंड के साथ, तो टाइम के अकॉर्डिंग बच्चा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा और जानेगा कि अभी टाइम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। चलो फिफ्थ स्टेप पे क्या है, कैरेक्टराइजिंग एंड इंटरनलाइजेशन, कि बच्चे ने जो भी चीज़ें इंटरनलाइज करी हैं, सीखी हैं, अब वो बच्चा सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज़ें की जा सकती हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। चलो देन आते हैं साइकोमोटर डोमेन, या जो भी हम एक्शंस करते हैं उसमें कैसे चीज़ें सीखते हैं। तो उसमें पहला स्टेप है परसेप्शन, अनुभूति। तो सिंपल सा है, इसमें हम अपने सेंसेस के जरिए चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हमारी मोटर एक्टिविटी इसमें हमें गाइड करती हैं। अब चीज़ें हमने देख ली, हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, कोई एक्शन को इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, उसको मिमिक करते हैं, कॉपिंग करते हैं, ठीक है। देन है मैनिपुलेट। अब जो भी चीज़ें हमने नकल करके सीखी हैं उसमें हम फेर बदल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन है प्रीसीजन। प्रीसीजन का मतलब है शुद्धता। हमने चीज़ें देखी, नकल करी, उसको मैनिपुलेट किया, फेर बदल किया। अब जो भी फेर बदल किया है उसमें हम शुद्धता लाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम प्रीसीजन लाने की कोशिश करते हैं ताकि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम हो। चलो देन मिस्टेक्स कम होना स्टार्ट कर दिया, देन हम आर्टिकुलेशन करते हैं, जोड़बंदी करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं कि हमारी स्किल्स इतनी अच्छी हो गई है कि हम अपनी स्किल्स को नई सिचुएशंस में ट्राई करते हैं, ठीक है। आई होप ये स्टेप वाइज में अच्छे समझ में आ रहा है। देन है सिक्स स्टेप नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिक होना। अब चीज़ें जब बार बार की जाती हैं तो वो हमारी मसल मेमोरी में अपने आप फीड हो जाती हैं, मतलब कोई भी स्टिमुलस आने पे ब्रेन अपने आप एक्ट कर देता है, ठीक है, और हम ऑटोमेटिकली या अनकॉन्शियसली भी उस पर काम कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे आगे एक पत्थर आ जाएगा, अगर हम ना भी कूदना चाहें तो हमारा पैर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता है कि भाई ऑब्स्टिकल आने पे कूदना है। अब ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी को देखा, हमने नकल की, हमने उसे मैनिपुलेट किया, प्रिसीजन लाया, न्यू सिचुएशन में ट्राई किया और वो हमारी प्राकृति बन गई, हमारी नेचुरलाइजेशन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से साइकोमोटर डोमेन काम करता है। और ये टीचिंग में क्यों जरूरी है? टीचिंग में इसलिए जरूरी है ताकि एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग हो सके, एक बच्चे की सभी डोमेन्स को टच किया जाए ताकि उसको पर्टिकुलर चीज फ्यूचर के लिए हमेशा याद रहे। तो सिंपली यहाँ से रिवाइज कर लो। ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी ये थी, नॉलेज रिमेम्बरिंग हो गया, और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि नॉलेज को इन्होंने बिल्कुल बेस पे रख दिया था नई टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज है, लेकिन इसको कैटेगरी में मत लिखना कभी, नॉलेज को अलग से डिफाइन करना जब थ्योरी एग्जाम में आए। कंप्रेहेंशन हो गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन हो गया अप्लाइंग, एनालिसिस हो गया एनालाइजिंग, सिंथेसिस को कर दिया ऊपर सबसे टॉप, इवेल्युएशन को कर दिया इवेल्युएटिंग। ये टीचिंग एग्जाम में पूछ लेता कई बार कि बेसिक स्टेप कौन से इंटरचेंज हुए। और यहाँ पे जो भी नाउन थे उसको कर दिया गया था वर्ब, और सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग वर्ब दी गई हैं। चलो ये डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र, जिसमें पहला है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। अफेक्टिव डोमेन में है भावनात्मक कार्य क्षेत्र या फीलिंग्स या इमोशन, जिसमें चीज़ों को रिसीव करते हैं, मतलब चीज़ें। सेकंड है अफेक्टिव डोमेन या भावनात्मक कार्य क्षेत्र, जिसमें रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कैरेक्टराइजिंग है। साइकोमोटर डोमेन या मनोप्रेरणा कार्य क्षेत्र, कोई एक्शन सीखना,
परसेप्शन होता है, इमिटेशन होता है, उसको मैनिपुलेशन करते हैं, उसको प्रिसाइज करते हैं, उसका आर्टिकुलेशन होता है, नई जगह अप्लाई करना, उसका नेचुरलाइजेशन होता है। तो ये था एक छोटा सा रिवीजन, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ इन रेफरेंसेस में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और जो भी वर्ब हैं उनके बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो आप लोग। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म हुआ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।